माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या आप वही सुरेखा हो जो मेरी शादी से पहले भी मेरी माँ ही थी? पहले तो आप बहुत समझदार हुआ करती थी माँ, लेकिन आजकल आपको हो क्या गया है? आपको ना ही खाने पीने की तमीज है, ना ही पहनने ओढ़ने की। जब से प्रिया इस घर में बहू बनकर आई है, तब से ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ तो कहीं खो सी गई है और उनकी जगह कोई गांव की गंवार ही आ गई है। प्रिया बताती है मुझे रोज ही आपके करतूतों के बारे में। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप भी अपने उम्र के साथ साथ अपना दिमाग भी खोती जा रही हो। क्या लगता है आप जैसे जैसे बूढ़ी हो रही हैं, आपका दिमाग भी बूढ़ा होता जा रहा है। इसीलिए तो आप किसी के बारे में भी अच्छा नहीं सोच पाती हैं। ऐसा बड़बड़ करता हुआ रोशन अपने कमरे में चला गया। इसलिए बहू प्रिया भी उन्हें नीचा दिखाने में कहाँ पीछे हटने वाली थी। वह भी जब मर्जी तब उल्टा सीधा कहती रहती थी। बेटे ने इतनी सारी बातें सिर्फ इतनी सी बात के लिए सुनाया था कि सुरेखा जी ने कह दिया था कि उनकी बहन की बेटी की घर में उसके बेटे का मुंडन संस्कार होने वाला है, तो उन्हें वहाँ जाना है। उसके लिए उन्हें कुछ रुपयों की ज़रूरत है। पैसे देने ना पड़े इसलिए उसने इतना कुछ अपने माता पिता को सुनाया था। सुरेखा जी और रामेश्वर जी अपने बेटे की बात का जवाब उसी समय दे सकते थे, लेकिन बात का बतंगड़ न बने इसलिए वे दोनों मन मसोस कर चुप रह गए। दूसरे दिन सभी दफ्तर और स्कूल बंद थे, क्योंकि उस दिन शनिवार था और अमावस्या की छुट्टी भी थी। उस दिन सभी लोग आराम से सो रहे थे। उनका मानना था कि छुट्टी कभी कभी तो मिलती है, इसलिए छुट्टी का आनंद लेते हुए छुट्टी के दिन अधिकतर सभी कर्मचारी लोग थोड़ा लेट से ही उठते थे। घर में सभी को सोया देखकर सुरेखा जी चुपके से उठकर रसोई घर में जाकर 2 कप चाय बनाकर अपने घर के आंगन में बैठ गई और बोली, अजी सुनते हो, चाय बन चुकी है, जल्दी से आ जाइए। बाहर आंगन में अच्छी हवा चल रही है, धूप भी अच्छी खिली हुई है। भगवान ने अगर फ्री में विटामिन डी दिया है तो उसकी गोलियां खाने का क्या फ़ायदा? दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। कमरे में क्यों बैठे हो? जल्दी से आइए, धूप में आकर बैठ जाइए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। सुरेखा जी अपने पति को आवाज़ लगाते हुए बोली। रामेश्वर जी बोले, अभी आता हूँ भाग्यवान, इतनी उतावली क्यों हो रही हो? 1 कप चाय ही बनाई है ना, और बुला तो ऐसे रही हो जैसे चाय के साथ न जाने आपने क्या क्या बना दिया हो। सही कहते हैं लोग, कमाऊ पति लाख का होता है और रिटायर पति खाख का होता है। रामेश्वर जी ऐसा बोलते हुए आंगन में पड़ी हुई कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। सुरेखा जी बोली, आपने जो अभी अभी एक डायलॉग मारा है ना, उसकी क्या जरूरत थी? अच्छा जी, तो आप ही बता दीजिए, क्या मैंने कुछ गलत बोला है भाग्यवान? अब तुम ही बता दो। एक समय ऐसा भी था जब हमें चाय कभी खाली नहीं दी जाती थी। चाय के साथ बिस्किट या ब्रेड तो मिल ही जाते थे। अब देखो, सुबह हो या शाम, बस 1 कप चाय के साथ यह पानी मिल जाता है, और वह भी इसलिए कि अब मैं बहुत कम कमाता हूँ। सुरेखा जी बोली, आप तो सब जानते ही हैं जी, फिर क्यों अपने मन को दुखी करते हैं? और यह सब कहकर मुझे भी आप और भी दुखी कर देते हो। अब कहाँ मेरे हाथों में सब कुछ है। पहले की बात तो अलग ही थी, जब रसोई और घर सब मेरे हाथों में ही था, लेकिन मैंने तो अपना पूरा घर ही अपने ही हाथों से अपनी बहू को सौंप दिया है। घर में कुछ खाने के लिए बैठो तो बहू से इजाज़त लेनी पड़ती है। सभी लोग चाय में बिस्किट को डुबा डुबा कर खाते हैं, लेकिन हमें तो चाय में अपने आंसू मिलाकर ही पीने पड़ते हैं। सुरेखा जी आज भी अपनी चाय में अपने नमकीन आंसू मिलाकर चाय पिए जा रही थी। तभी सुरेखा जी की बहू अपने मुंह पर अपने हाथों को फेरती हुई बाहर आई और कहने लगी, मम्मी जी, एक दिन भी चैन से सोने नहीं देती हैं आप। और क्या होता अगर सुबह चाय नहीं पीते तो
जाने कब से खटपट की आवाज़ हो रही है। कम से कम अपने बेटे का तो ख्याल रखा करो। दिन रात मेहनत करते रहते हैं वो, तब जाकर कुछ पैसे कमा पाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि पूरा पूरा दिन बस घर में ही पड़े रहते हो और खाट तोड़ते रहते हो। सुरेखा जी बोली, अरे बहू, सुबह सुबह लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन तुम हो कि सुबह होते ही हमें सुनाने लग जाती हो। मैंने तो तुम्हें चाय बनाने के लिए भी नहीं कहा है, लेकिन तुम तो फिर भी हमसे ऐसी बातें कर रही हो। प्रिया तुनक कर बोली, आपको पता है मैं भी अपने पति का पूरा पूरा दिन इंतजार करती रहती हूँ, थक जाती हूँ। सोचा था आज थोड़ा सा सो लूँगी, पर आपसे तो यह भी देखा नहीं जाता। रामेश्वर जी बोले, बहू, अगर तुम्हारी नींद खराब हो गई हो तो उसके लिए हमें माफ़ कर दो। अगर तुम दिन में अपने पति के लिए जगती हो तो तुम अपना पति धर्म निभा रही हो। कुछ घंटे पति के लिए जगती हो तो इतनी तकलीफ किस बात की। लेकिन तुम्हारी सास ने तो जाने कितनी रातें जाग जाग कर बिताई है। कई रातें अपने बेटे की नींद के लिए कुर्बान कर दी। क्या उसका कोई मोल नहीं है? फिर भी तुम इस बेचारी को ही सुना रही हो। प्रिया कहने लगी, अरे छोड़िए ना, मुझे आप लोगों से बहस नहीं करनी है, वरना बेकार में ही बात का बतंगड़ बन जाएगा। इसके लिए न तो मेरे पास वक्त है, न ही आपके बेटे के पास समय है इन सब चीज़ों की बातों के लिए। इतना कहते हुए प्रिया वहाँ से तुनक कर चली गई। सुरेखा जी और रामेश्वर जी अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लगभग 10 बज चुके थे जब उनका बेटा रोशन उठा तो प्रिया ने उसे खुश होकर चाय दी और कहने लगी, अरे रोशन, आप बता दीजिए नाश्ते में क्या लेंगे, मैं आपके लिए वही बना देती हूँ। रोशन कहने लगा, अरे नहीं नहीं प्रिया, आज तो छुट्टी है, आज मैं बाहर से ही कुछ लेकर आता हूँ। तुम्हें रोज रोज कहाँ आराम मिलता है, आज बाहर से ही कुछ मंगा लेते हैं। रोशन के इतना कहते ही प्रिया खुश हो गई और फ़ोन को लेकर आराम से बैठ गई। रोशन भी अपने फ़ोन में ही लगा हुआ था। तभी सुरेखा जी आई और अपने बेटे रोशन से बोली, रोशन बेटा सुनो तो। सुरेखा देवी जी ने रोशन को कई बार बोला, लेकिन रोशन अपने फ़ोन में ही इतना बिजी था कि उसे सुनाई ही नहीं दिया। तभी रामेश्वर जी तेज आवाज़ में बोले, रोशन रोशन, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही है और कितनी देर से तुम्हें बुला रही है, लेकिन तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो। रोशन ने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाकर बोला, पिताजी, अगर मैं नहीं सुन रहा हूँ तो इसका यह मतलब है ना कि मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। आप लोगों की फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। प्रिया भी गुस्से भरी नज़रों से सुरेखा जी की ओर देखने लगी। तब सुरेखा जी रामेश्वर जी के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, रहने भी दीजिए न जी, क्या पता रोशन कुछ ज़रूरी काम कर रहा हो, हमने बेकार ही उसे परेशान कर दिया। तभी प्रिया बोली, अरे देख लिया रोशन आपने, जब आप एक दिन भी इन लोगों के साथ नहीं काट सकते, और तुम मेरे बारे में तो सोचिए, मैं पूरा पूरा दिन इनके साथ कैसे काटती हूँ। आप आराम से चाय पी लीजिए, मैं देखती हूँ इनको। इतना कहकर प्रिया सुरेखा जी और रामेश्वर जी के पास गई और कहने लगी, क्या तकलीफ है आप लोगों को? आप लोग हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? क्या हम अपने ही घर में 2 पल चैन से भी नहीं बैठ सकते क्या? सुरेखा जी बोली, बहू कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस यह कह रही थी कि रोशन बाहर से खाने की बात कर रहा है, लेकिन बाहर का खाना तो हमसे नहीं खाया जाएगा। ऊपर से इतना समय भी हो चुका है, इनकी दवाई का समय भी हो गया है। अगर तुम घर में ही कुछ बना देती तो अच्छा होता। प्रिया कहने लगी, आप लोगों को तो बस अपने से मतलब है, 2 पल हमें चैन से बैठने नहीं देते। ऊपर से यह उम्मीद भी करते हो कि मैं आपके लिए खाना भी बना दूं। अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपने लिए 2 रोटी बना लीजिए और कल रात की सब्जी पड़ी हुई है उसी के साथ खा लीजिए। इतना कहते हुए प्रिया वहाँ से चली गई। रामेश्वर जी और सुरेखा जी एक उम्मीद भरी नज़रों से अपने बेटे को देखने लगे, लेकिन बेटा वहाँ से उठकर चला गया। अपने आंसुओं को पोंछने का नाटक करती हुई सुरेखा जी रामेश्वर जी से बोली, सुनिए जी,
मैं आपके लिए रोटी बना देती हूँ, या फिर देखती हूँ अगर फ्रिज में कुछ सामान पड़ा हुआ होगा, शायद आज का काम बन जाए, उसे ही खा लेंगे। या फिर फ्रिज में ब्रेड होंगे तो उन्हें सेक कर दे दूंगी। कभी कभी तो हल्का फुल्का नाश्ता भी करना चाहिए ना, सेहत के लिए अच्छा रहता है। तब रामेश्वर जी मुस्कुराते हुए सुरेखा जी को देखते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी क्या से क्या हो गई है। बच्चों के मोह माया में हर रोज की लगभग यही कहानी हो गई है। अरे आज तो हमारा बेटा घर पर ही था, अगर उसके सामने हमारी ऐसी हालत है तो उसकी अनुपस्थिति में हमारी क्या हालत हो सकती है, यह तो सोच भी नहीं सकते। यह कल्पना करना भी मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका। कुछ रोज बाद प्रिया अपनी किसी सहेली की पार्टी से घर लौटी थी तो उसने शाम को कुछ बनाया ही नहीं था। सुरेखा जी ने सोचा कि अब क्या खाया जाए, तो उन्होंने रसोई घर में जाकर जब फ्रिज खोला तो पीछे से उनकी बहू प्रिया बड़बड़ाने लगी, अरे लगता है माँ जी आपको तो ब्रेड खाने की आदत पड़ गई है। अब तो लगता है घर में रोज रोज ब्रेड ही लाने पड़ेंगे। अब तो हमारी बेटी के भी स्कूल खुल गए हैं तो उसे भी तो ब्रेड की ज़रूरत है। उसका नाश्ता बनाने के लिए ब्रेड बटर की ज़रूरत होगी, इसलिए यह ब्रेड मत लीजिए। सुबह सुबह मैं कहाँ लेने जाऊँगी? अगर आपको इतनी ही भूख लगी है तो सुबह की बासी रोटी पड़ी हुई है और दाल भी पड़ी है, उसे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए, क्योंकि अनाज को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुरेखा जी अपनी बहू की बातों को सुनकर बिना कुछ कहे चुपचाप से खाना गरम करने लगी और गरम करके रामेश्वर जी के कमरे में ले गई। रामेश्वर जी चुपचाप उसे खा लिए, पर उनकी आंखें भर आई। वे सब कुछ समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने सुरेखा जी को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सुरेखा जी कहने लगी, अजी सुनते हो, अब और बर्दाश्त नहीं होता है। आपको पेंशन तो मिलती ही है, लेकिन आप तो उन पैसों को भी अपने बेटे बहू को खर्च करने के लिए दे देते हो और खुद उस पैसे को खर्च नहीं करते हो, इस डर की वजह से कि कहीं दुनिया वाले यह सवाल ना करें कि बुढ़ापे में बेटा माँ बाप का खर्च नहीं उठा पाया। उनके साथ रहने में क्या इस तरह से हमारी जिंदगी गुजर सकती है? इससे तो अच्छा होगा कि आप मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दो। अपना दुख तो फिर भी मैं सह लूँगी, लेकिन आपका मुरझाया सा चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। इतना कहकर सुरेखा जी फूट फूट कर रोने लगी। रामेश्वर जी अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए बोले, अरे सुरेखा जी चिंता क्यों करती हो? कल का सूरज देखना तुम्हारे लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी आंखों में दोबारा आंसू नहीं आने दूंगा। तुम मेरे ऊपर एक बार भरोसा तो करो। यह सुनकर सुरेखा जी ने भी वह रूखी सूखी रोटी चुपचाप खा ली। रामेश्वर जी सुरेखा जी से कहने लगे, सुरेखा मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में आऊँगा। यह कहकर वे बाहर चले गए। रामेश्वर जी के घर से थोड़ा सा आगे चलकर उनका एक बहुत पुराना मित्र शर्मा जी रहते थे, जिसे वे रोज मिला करते थे। वह उनके हालत के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते थे। जब रामेश्वर जी ने अपनी सारी आप बीती उन्हें बताई तो शर्मा जी बोले, अरे यार रामेश्वर, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर पर एक सोसाइटी बन रही है, जहाँ पर हमारे और भी मित्र रहते हैं। कुछ बच्चों के साथ रह रहे हैं और कुछ अकेले ही रह रहे हैं। मैंने भी कुछ पैसे लगाकर वहाँ पर एक घर ले लिया है और मैं भी वहीं पर रहूँगा और ऊपरी हिस्से में किराया लगाकर जा रहा हूँ। किराया आने से हर महीने हमारा खर्च भी निकलता रहेगा। अरे रामेश्वर जी, तुम वहाँ पर घर क्यों नहीं ले लेते? दोनों दोस्त साथ मिलकर रहेंगे और हमारा मन भी लगा रहेगा। रामेश्वर जी बोले, ठीक ही कह रहे हो शर्मा जी, अभी के अभी आप उस बिल्डर को फ़ोन लगाओ और मेरे लिए घर की बात करो। जितनी जल्दी हो सके मुझे भी घर चाहिए और उससे पूछो कि घर कब तक मिल सकता है और इस घर को बेचने की बात भी चलाओ। मैं जल्दी से जल्दी इस घर को बेचना चाहता हूँ और जल्दी से अपने दूसरे घर में रहना चाहता हूँ। लेकिन याद रखना दोस्त, जो भी बातें हम दोनों दोस्त के बीच हुई है
वह किसी को भी पता न चले। शर्मा जी ने तुरंत ही रामेश्वर जी की बात उस बिल्डर से करवा दी और कुछ दिनों बाद ही रामेश्वर जी को घर मिल गया। रामेश्वर जी जैसे ही घर लौटे तो उनकी बहू प्रिया तुरंत ही बोल पड़ी, अरे पिताजी, क्या आपने नया शौक पाल रखा है? यह भी कोई घर लौटने का समय होता है? रामेश्वर जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप से अपने कमरे में चले गए। सुरेखा जी ने जब रामेश्वर जी से पूछा तो उन्होंने सुरेखा जी से कहा, अरे भाग्यवान, थोड़ा सा धैर्य तो रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। और कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 20 से 25 दिन बाद शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने पूरी बात बताई। रामेश्वर जी मुस्कुराकर सुरेखा जी से कहने लगे, अरे सुरेखा, इस घर में कुछ न कुछ अच्छी यादें तो है नहीं, लेकिन अगर जो थोड़े बहुत तुम्हारे कपड़े या सामान हैं और हमारे माँ पिताजी की तस्वीर हैं, उनको एक बैग में रख लो। अपने पति की बात को सुनकर सुरेखा जी हैरान हो गई। उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। सभी बातों को सुनकर सुरेखा जी घबराती हुई बोली, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? तभी रामेश्वर जी कहने लगे, अरे सुरेखा, घबराती क्यों हो? अभी तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, अभी जिंदा है। जिन बच्चों के लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवाई है, जब उनके पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो फिर इस घर में रहकर क्या करोगी? शाम के समय शर्मा जी के साथ जब कुछ लोग आए तो प्रिया ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और रोशन को भी फोन कर दिया। उन लोगों ने पूरा घर देखा। सुरेखा जी और रामेश्वर जी ने कागज पर साइन भी कर दिए। जब तक रोशन को इन सभी बातों के बारे में पता चला, तब तक रामेश्वर जी सभी कागजों पर साइन करके सभी काम को निपटा चुके थे। बिल्डर ने बताया कि अभी तो एक घर तैयार है, तो आप उसमें रह सकते हैं। 2 महीने बाद आपका फ्लैट भी तैयार हो जाएगा, तो हम आपको उसमें शिफ्ट कर देंगे, जिससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। रोशन ने अकड़कर पूछा, अरे पिताजी, ये सब क्या चल रहा है? क्या कोई मुझे कुछ बताएगा? रामेश्वर जी बोले, अरे रोशन बेटा, तुम्हारे पास तो हमारे लिए कोई वक्त ही कहाँ है, लेकिन अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। यह घर मैंने बेच दिया है और अपने रहने के लिए भी हमने दूसरा घर ले लिया है। आज के आज और अभी के अभी हम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे जो पेंशन मिलती है और घर बेचने के बाद जो पैसे मुझे मिले थे, उनमें से भी पैसे कुछ बच गए हैं। उन सभी पैसों से मेरा जीवन भी आराम से कट जाएगा और हमारा अंतिम क्रियाकर्म भी अच्छे से हो जाएगा। इसलिए बेटा, हमारा और तुम्हारा साथ तो बस यही तक का था, बस इतनी ही दिनों का बाप बेटे का साथ था। अच्छा बेटा, तो अब हम चलते हैं, नमस्कार। इतना कहकर रामेश्वर जी अपनी पत्नी सुरेखा जी का हाथ पकड़कर घर से निकल गए। पीछे से बेटा और बहू गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे पिताजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई माता पिता अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? अरे बेटा, तुमने हमारे साथ अभी तक जो कुछ भी किया है, अभी तो तुम्हें वह फल भोगना भी बाकी है। तुमने हमारे साथ कितना गलत व्यवहार किया है। हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी। हमने बासी कुसी रोटी खाकर समय बिताया है और रोज रोज अपमान का घुट पीना पड़ता है, और वह फल तुम्हारे बच्चे ही तुम्हें देंगे। हमने तो तुम लोगों को केवल घर से ही निकाला है और हमने तो अपने क्रियाकर्म का इंतजाम भी खुद ही कर लिया है। तुम तो बस अपने बारे में ही सोचो। इतना कहकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए रोशन के माता पिता वहां से निकल गए और फिर कभी भी पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू की ओर नहीं देखा और इन मतलबी रिश्तों को याद नहीं किया, जिन्होंने कभी उनको न ही वक्त दिया था और न ही उनके सम्मान में कभी 2 शब्द बोले थे। बेटा बहू दोनों ही एक किराए के घर में रहने लगे। समय बीतने लगा। अब रोशन के बच्चे भी बड़े होने लगे, इसलिए उनके खर्चे भी बढ़ गए। उधर हर महीने उसे मकान का किराया देना पड़ता था। रोशन की उतनी कमाई नहीं होती थी कि वह घर के खर्चे के साथ साथ बच्चे की पढ़ाई का और किराए का पैसा दे सके। अब आए दिन दोनों पति पत्नी के झगड़े होने लगे।
वे दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाते कि तेरे कारण उसके माता पिता घर छोड़कर गए हैं, जिसके कारण न ही उनके पेंशन का पैसा मिल रहा है, न ही अपना घर ही बचा है। जैसे तैसे बच्चे बड़े हुए। रोशन का बेटा पंकज ने हमेशा से सुना था कि उसके मम्मी पापा ने उसके दादा दादी को दुख दिया, अपमानित किया, और जैसा व्यवहार उसके मम्मी पापा ने उनके साथ किया था वैसा ही व्यवहार वह भी अपने मम्मी पापा के साथ करने लगा। प्रिया की बहू सोमा तो उससे भी 2 कदम आगे थी। वह तो अपनी सास प्रिया को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी, क्योंकि सोमा पढ़ी लिखी सुंदर और मॉडर्न लड़की थी और प्रिया हाउसवाइफ थी, इसलिए वह उसे बिल्कुल ही गंवार ना समझ लगती थी। प्रिया को एक गिलास पानी भी पीना होता था तो उसे अपनी बहू से इजाज़त लेनी पड़ती थी। रोटी अपने हाथों से लेना तो दूर की बात, अब प्रिया और रोशन अपने बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी सही समय में नसीब नहीं होती थी। उन्हें हर पल अपने माता पिता की याद आती थी कि उन्होंने उनके साथ कितना गलत किया था, तब उन्हें कितना बुरा लगता रहा होगा। लेकिन यह तो समय का पहिया है, घूमता रहता है। एक ना एक दिन सभी को उससे गुजरना ही पड़ेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भरना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी को एक दिन रास्ते में भीख मांगकर अपना पेट भरना पड़ा, क्योंकि रोशन के बेटे पंकज को विदेश में नौकरी मिल गई। वह अपना परिवार लेकर हमेशा हमेशा के लिए वहीं चला गया और बेटी पिंकी तो शादी के बाद विदेश में ही रहती थी, इसलिए दोनों पति पत्नी को कहीं आसरा नहीं मिला। ये होती है माता पिता की आह, जो बिना श्राप दिए ही लग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में रोशन के पिता और बेटे ने उसके साथ जो किया, सही किया या गलत, आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह कहानी आप कहाँ से सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ज़रूर बताइए। कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।